यही वाला है ना, मतलब मेजर पॉइंट तो यही है। हाँ, मेजर वही है सर। नमस्ते सर। नमस्ते राजेश जी, नमस्ते। मुझे एक बात बताइए, जो नोटिस आप दिखा रहे हैं हम्म। और वो लिख रहा है कि इतना रुपया आपने छिपाया है तो उसका 10% हम इंक्रीज करते हैं। हम्म। ठीक। इनको ये पावर कहाँ से मिला कि 10% इंक्रीज कर सकते हैं ये, और मैंने छुपाया? हम्म। सर वही ये वो बेस्ट बोलते हैं जजमेंट इंडस्ट्री असेसमेंट तो मेरा स्टैंडर्ड्स। कर नहीं रहे। क्या नहीं कर रहे? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तो मेरा कर नहीं रहे। ठीक बात है। तो इनको अधिकार किसने दे दिया कि 10% आप निर्धारित करते हुए? मैं उनसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि हर महीने के टूबी में 100 रुपए आ रहे हैं, हम्म। जरूरी है वो 100 रुपए का माल मेरे पास हमेशा आ जाए? ठीक बात, ठीक बात। इनके पास क्या प्रूफ है कि मैंने छुपाया, अगले महीने में नहीं लिया, अगले साल में वो ट्रांजेक्शन नहीं गया, हम्म। या वो गुड्स मेरे पास आया है? हम्म। हो सकता है उतने का सीएन भी हो पोर्टल पे, वो देखे ही ना हो। हम्म। लेकिन जो 10% निर्धारित कर रहे हैं, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मेरा नहीं कर रहे हैं। सर, फिर 73 में कर नहीं सकते ना सब एडजस्टमेंट ना को? ना। भाई सर ये 73 बेस्ट की लैंग्वेज जजमेंट। क्या है? टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पे, बात यस सर। समझिए मेरे। आईटीसी रॉन्गली रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज, रिफंड रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज, इसके अलावा कहाँ आता है 73 में कोई चीज ये? वैलिड पॉइंट है। सर इसमें वो लोग कहते हैं ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है। आप ही के जैसे जो एक दूसरा डीलर है वो उतना ही परसेंट मार्जिन दिखा रहा है, तो उस बेस पे हम नहीं नहीं करके नहीं डाल नहीं, देंगे। मेरी मेरी बात समझिए। 73 के इंडिग्रेंट्स क्या हैं? मुझको ये मतलब रखना है, 73 कहता क्या है, उसी को तो नोटिस दे सकते हैं। नहीं राजेश जी, आपने जो बातें कही ना, जैसे टू बी में अगर आ गया तो वो नेक्स्ट ईयर ट्रांजेक्शन चला जा सकता है, नेक्स्ट मंथ जा सकता है, और क्रेडिट नोट, ये बिल्कुल। ये दो ए- बहुत एक वैलिड पॉइंट पॉइंट सर और है, कुछ एक्सपेंसेस को ना हम लोग नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखते हैं, वो परचेज में इंक्लूड है। नहीं यस, करते। यस। तो वो भी ये टू वे से जरूरी नहीं है ये परचेज कंपेयर जब गुड्स का करेंगे हो। एक्सक्लूड करेंगे। हाँ। हाँ, ये सर्विसेज का भी हो सकता है, सर्विसेज वाला हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बैंक हो चार्जेस जाएगा। हो सकता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ये हाँ। 73 में नोटिस उन्होंने दिया है ना, हाँ, ये बात भी ठीक बोल रहे हैं आप। ये कहाँ कवर होता है 73 में? बस मुझको वो बता दें अफसर। सर हम लोग भी चाहते हैं ना कि ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करें, हम उसको लॉ से ही करें कि आपका यहाँ देख नहीं सकते ये चीज। हाँ, नहीं, लॉ में यही लिख सकते हो जो राजेश जी बोल रहे हैं, टू बी क्रेडिट नोट, गुड्स नॉट रिसीव्ड। दूसरा जो तुम बता रहे हो सर्विसेज में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हिस्सा है। दूसरी बात एक और है कि हाँ। 2B 2A में सारे जो ट्रांजेक्शन आते हैं, कोई जरूरी नहीं है मेरे ही हो। 17/5 भी हो सकते हैं सर। नहीं, 17/5 नहीं नहीं, का होगा तो बुक्स में तो आएगा ना वो खर्चा। मैं 17/5 की बात ही नहीं कर रहा निमेश जी, मेरा एक अंक मिस हो गया और मेरी जगह सर के ऊपर चला गया जीएसटी नंबर पे। हाँ, खैर ये केस तो इसमें होगा नहीं, लेकिन ये भी है केस है कि किसी और का जीएसटी ना आ गया है। ये जो 10% की बातें हैं, ये 110% जो रूल्स में है वैल्यूएशन का, वो डिपार्टमेंट ये बोल सकता हमने वहां से लिया है। सर सर वो जो 110% की बात कह रहे हैं, हम्म। वो कहाँ लागू होता है, उस रूल को फिर से देखा जाए। वो यहाँ लागू नहीं होता, अच्छा। वैल्यूएशन रूल्स यहाँ होगा। लागू ही नहीं होता। वहां ये दिया है जहां किसी प्रकार के मूल्य का निर्धारण न हो। 30 30 और 31 में दिया हुआ है, 29 30 में। सर रिप्लाई में ये बोल सकते हैं ना कौन से लॉ का वॉल्यूशन किया है? हाँ, 73 का ठीक बात। हाँ बिल्कुल 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 बोल सकते हैं।
ठीक है, रूल्स में जाने का क्या मतलब बना? रूल्स में तो तब जाएंगे जब ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं है और वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा हो, तब जाएंगे। ठीक बात है। सर यहाँ तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का उनको अधिकार ही 10% डिटरमाइन कहाँ से कर लिए। हम्म। सर ये कौन से साल का है सर, पुराना है या रिसेंट है? 18-19। निमित जी कौन से साल का है आपका? 18-19। 18-19। हम्म। तो सर उसका पीएनएल में देखेंगे तो पता लग जाएगा क्या स्टॉक उन्होंने दिखाया, अगर ऐसे है तो। नहीं नहीं, अंडर वैल्यू है तो। स्टॉक वो का परचेज है, इनडायरेक्ट टैक्स रिकंसलेशन का मैं कर ही एक्सपेंसेस लूंगा, है। लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाह रहे रिकंसलेशन करने का। हम उसको ग्राउंड पे एक्ट से देखना चाह रहे थे पॉइंट। आप आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप पीएनएल देख देख लोगे तो आपको भी वहीं पे पता लग जाए, फेस ऑफ द पीएनएल यू कैन नो, यू कैन नहीं नहीं, आइडेंटिफाई क्या है। देखो अगर अनिमेश लॉ पे जाना चाह रहे हो ना, तो ये मत हाँ करो। इसको इतना, सिर्फ इतना बताओ कि टू ए में जो रिफ्लेक्ट खर्चे का हो रहा है वो स्टॉक का हो रहा है, एक्सपेंसेस का हो रहा है। प्लस जरूरी नहीं है कि वो मुझे मिला, क्रेडिट नोट का भी हवाला दे दो, नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड इन नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। ये सब लिखो इसको और सर फिर जाके बहस करो। सर इसमें पहले अपन उनसे सीधा ही लो ही मांग लेना, फिर उस लो के पॉइंट पे बहस करें सीधा। अपन पहले ये पूरी अपनी ये लिखेंगे 2A स्टॉक वाला, तो वो उसी पे फिर वापस अपने को रिप्लाई देगा। पहले अपन सीधा ये क्वेश्चन कर देते भाई किस लो के अगेंस्ट आपने ये नोटिस भेजा है, उस धारा का आप बताइए, तो हम उसी धारा पे स्टडी करके वापस आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे। सर यहाँ ये साफ साफ लिख 73 रहे हैं 73 में उनको डिटरमाइन करना छिपाया गया पड़ेगा है सप्लाई हेतु। कि टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड है मेरा, वो मेरी परचेज को निर्धारित नहीं कर सकते 2A में इतना है। अच्छा राजेश सर, टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड मतलब क्या हो गया? 1 वर्सेस 3 भी? 1 वर्सेस 3 हो गया, या हमारे बुक्स में ज्यादा है और रिटर्न में कम गया है और उसकी वो कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ वैल्यू भी हो गया जो इसमें ये निकाल रहा है। सर सेपरेशन ऑफ वैल्यू तो इनके बाबूजी भी नहीं देख सकते, एक्ट में ही व्यवस्था नहीं है। नहीं, अगर मान लीजिए उनको पता लगता है कि कोई सेल इनवॉइस है जो रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो सर ये तो प्रूफ उनके ऊपर है ना, वो बैठ के यस। कैसे देख सकते हैं। यस, इसके बेसिस पे नहीं निकाल सकते। ये जो लिख रहे हैं ना, ये ऑडिट में वो 73 लोग में चेक कहीं करते हैं फॉल नहीं हो मैक्सिमम। रहा। हम्म। ये जो लिख रहे हैं ना 73 में कहीं फॉल नहीं हो रहा। हाँ, दिया 74 का नोटिस है। सर 74 में भी नहीं जाता। वैसे 73 का नोटिस है क्या ये? यस हाँ, सर। तो गजब आदमी है ये भी डिपार्टमेंट। जब सेपरेशन कह रहा था 74 बोलना चाहिए था इसको। नहीं तो बोलने की क्या जरूरत है, अपने को समझाना है ना केवल। ठीक ही है। अनिमेश, यस सर। ग्राउंड समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर, उसको भी 73 को चैलेंज कर देते हैं हम। नहीं नहीं, ये 73 तो चैलेंज करो ही करो, प्लस ये स्टॉक एक्सपेंसेस हाँ हाँ, वो सब। क्रेडिट नेक्स्ट ईयर, हाँ, है ना? और आपके बिहाइंड पास, द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या हाँ, हो सकते हैं? आपके पास ये, आप ये वर्ड लिख दो, व्हाई यू आर डूइंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 73। ये बेस्ट है, व्हाई यू आर डूइंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 73। बेस्ट जजमेंट का सेक्शन, ये मत लिखो किस सेक्शन में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। अच्छा। व्हाई यू आर डूइंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 73। सर अगर ये लिख भी देते हैं बेस्ट जजमेंट इस सेक्शन में होता है तो भी वो नहीं कर सकता, हाँ, तो भी नहीं कर क्योंकि सकता, तो भी क्योंकि नहीं इनके कर सकता। सारे रिटर्न फाइल है। लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं ना, नेवर एडुकेट द ऑफिसर। No, no, it appears that a wrong proceeding has been undertaken under section 73. बराबर जी, बस इतना छोड़ो। और नहीं 73 की टाइटल जरूर लिख देना। या शॉर्ट पेड नॉट रिप्रोड्यूस ही कर दो, रिवर्सल। यस। रिप्रोड्यूस ही कर दो पूरा सेक्शन, उसको Yes, इटैलिक में डाल। और पूरे पूरे जीएसटी लॉ का एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जब भी आउटवर्ड सप्लाई होगी तभी हमें टैक्स देना है, ना कि परचेज में हमें कोई टैक्स देना है। हाँ, मेरे गोडाउन में चाहे जितना हो माल रखा हो, मुझे कोई टैक्स नहीं देना। सेक्शन 7 लेवी का डाल दो अंदर। नहीं, वैसे तो पूरा लॉ ही डल जाएगा। नहीं नहीं सर, सप्लाई हाँ, सप्लाई पे बड़ा- सप्लाई एम्फसाइज कराओ सर, सप्लाई एम्फसाइज कराओ। ये हमारी परचेज सप्लाई नहीं है, जब तक सप्लाई नहीं होता है तब तक वो पॉइंट ट्रिगर नहीं होता है ना। हाँ,
ठीक बात है, ठीक बात है। पॉइंट ऑफ सप्लाई वही है जब गुड्स का मेरे यहाँ से निकल जाए। हवाबाजी में कैसे assumption ये presumption हवाबाजी है। सर ये ऑप्शन ना भैट के हैं, 17-18 हाँ जिनसे हम टकराए हुए एक बार। ये लोग भैट पे ही चल रहे हैं। हाँ हाँ। सर, अनिमेश के मैटर में मैं कल यहाँ बोकारो में सर मैटर में अपीयर हुआ, और उस मैटर में क्या किया था, 17-18 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मान लीजिए 10 लाख का टर्नओवर था, कुछ यूज नहीं किया, पूरा का पूरा 10 लाख उसको 17-18 में टैक्स कर दिया। अच्छा 17-18 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें, 3 महीने और 9 महीने, 9 महीने में जीएसटी में भी उसने कुछ टैक्स दिया हुआ था पार्टी ने। अच्छा अनिमेश ने 3B मुझे दे दिया था, करीब करीब मान लीजिए 5-6 लाख 7 लाख का था, हम्म जो ऑलरेडी टैक्स दे चुका है। तो हमने क्या किया, 3B जो एनुअल 3B होता है वो डाउनलोड कर लिया। एनुअल 3B में 17-18 लिखा हुआ है, और अगर आप मंथली 3B डाउनलोड करेंगे तो वो मंथ लिखा होता है। अब उस असिस्टेंट कमिश्नर के पास में बैठा, बोलता ये तो मंथली है। हम बोले सर मंथली कैसे, 17-18 है। बोला एनुअली आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते। हम लोग कैसे नहीं डाउनलोड कर सकते, 17-18 हमने अपने घर में थोड़ी बनाया है इसको, तो 17-18 लिखा हुआ है। बोला नहीं आप एनुअल रिटर्न लेके आइए। हम बोला एनुअल रिटर्न की क्या जरूरत है, जबकि इसका जब मैं आपको एनुअली 3B दे रहा हूं तो। बोला नहीं नहीं वो तो चाहिए। हम बोला ऐसे भी ऑप्शनल है, इसका टर्नओवर ही 7 लाख है, उसको फाइल ही नहीं करना था। अरे बाप रे तो फिर वो अफसर हम्म चला गया, क्यों शाम को गया था, फिर वो एक सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट के पास ले आया, और सुपरिटेंडेंट जो है वो महाकरप्ट, मतलब करप्शन, खतरनाक तरह का करप्शन। उसने जितने भी ऑडिट किए थे उस सब ऑडिट को मैंने उसके रिप्लाई मैंने यहाँ बनाए हुए, तो उसका नाम मेरे को क्लिक कर गया। तो बोलता है कि बैलेंस शीट दे दीजिए। हम लोग क्या जरूरत है आपको, आप शोकॉज नोटिस के बाहर तो जा नहीं सकते। बोले नहीं तसल्ली के लिए, हम लोग तसल्ली जितना करना आप करते रहिए, आपको जो चेक करना कीजिए, लेकिन मुझसे मांगिएगा मत, हम देंगे नहीं आपको बैलेंस शीट, क्योंकि आप शोकॉज नोटिस के तो बाहर जा नहीं सकते हैं। और ये मैटर उसको बता दिया। हम बोले बस अब आप ऑर्डर पास कर दीजिए। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर ने एक मजेदार बात की, जब मैंने उस असिस्टेंट कमिश्नर को कहा कि ऑर्डर पास कर, हमें तो 2 मिनट लगता है ऑर्डर पास करने में। आओ भाई साहब, 2 मिनट लगता है, इसका मतलब आप लिखेंगे नहीं, सिंपल एक ब्लैंक ऑर्डर पास करेंगे विदाउट रीजनिंग। समझ रहे हैं आप क्या थॉट प्रोसेस, हमें तो 2 मिनट लगता है, ये मतलब आप समझ रहे हैं प्राउडनेस कितना जबरदस्त है। हाँ सुपरिटेंडेंट को जब मैंने कहा कि ऑर्डर पास कर दीजिए इसके बेसिस पे, तो कहता है कि अब फिर हम लोग अपील में डील करेंगे। तो सुपरिटेंडेंट क्या कहता है कि वहां चलता है क्या, मतलब उसने रिपीट किया, मतलब वहां चलता है क्या। हम लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लीगल बात करेंगे तो समझ में आएगा, वरना मुझे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। फिर मैं उठ के आ गया। तो ये, बराबर है हाँ ये कहानी है। उसको लगता है कि सब लोग पैसे की बात करेंगे उससे। फ्रीक्वेंसी सर हर जगह अपनी मैच नहीं होती है। हाँ, मतलब इसमें भी पैसे खाना चाह रहा है। बताइए, पटना का शोकॉज नोटिस है, जो बोकारो आया हुआ है शोकॉज नोटिस, यहां पर आप पैसे ले लेंगे, वहां पर पटना वाला फिर खोल देगा। बिल्कुल चलिए, तरह तरह के लोगों से मुलाकात हो जाती है। और जबकि यही मैटर में टाटा में था तो एकदम शांत, सुपरिटेंडेंट भी समझदार था, उसको समझ में आ गया कि हम शोकॉज नोटिस के बाहर नहीं जा सकते। वो खुद ही बोल रहा था हम लोग शोकॉज नोटिस के बाहर नहीं जा सकते। और ये भाई साहब हैं जो बैलेंस शीट, क्यों उनको परेशान करते, ले आओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ले आओ एनुअल रिटर्न, ले आओ ये ले आओ वो ले आओ, तब जाके तो पैसे की बात करेगा, ताकि हम परेशान ना करें आपको। नहीं, आप जवाब तो सही दे दिए ना, हम्म। बहुत सही जवाब दिए होंगे। अब वो मेरे ख्याल से वो ठंडा हो गया होगा, अब जवाब कुछ नहीं बनाएगा वो। नहीं, अब स्पीड पोस्ट करेंगे वो सारे रिप्लाई को, जो मतलब जो हमने उसको दिया था ना, तो उसका हमने रिसीविंग रिसीविंग लेके नहीं आए। तो अब इसको स्पीड पोस्ट करवा देंगे, ताकि हम लोग के पास प्रूफ रहे कि भैया इनको ये दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जाना ही नहीं चाहिए साले इन लोगों के साथ बैठ के। हाँ, ये अब लोग दूसरा सर एक मैटर मेरे इसके को लिए आ इतना गया। ड्रामा नहीं किया एक, एक, असिस्टेंट कमिश्नर ने, क्योंकि सर सुपरिटेंडेंट को पैसे खाना था, इसलिए इतना ड्रामा किया। समझ गया समझ गया। अब दूसरा सर हमारा एक डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा डिस्कशन चल रहा है। हाँ
ऑडिट वाले केसेस में 21-22 तक का उन्होंने चालू कर दिया है ऑडिट हाँ करना, हाँ हाँ। पूरा 17-18 से 21-22 तक। अब अच्छा शुरू शुरू में तो मिसमैच रहता था 2A और अपना अरे ID। भैया 17-18 का कैसे करेंगे? अरे ऑडिट की बात कर रहा हूँ सर, अरे ऑडिट की 17-18 का कैसे करेंगे? ऑडिट वाली पार्टी नहीं कर सकती क्या 17-18 का? नहीं कर सकते 17-18। वो 17-18 का कहानी खत्म है। तो 74 इशू करने के लिए नहीं कर सकते राजेश जी? सर सर 74 जो चीजें ट्रांजैक्शन, जो चीजें बुक्स में है, पोर्टल पे उपलब्ध हैं, उसका 74 कभी नहीं हो सकता ऑडिट में। ठीक बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ डिपार्टमेंट तो अजीब है, वो 17-18 का ऑडिट करेगा और 74 लगाएगा। सर हाँ 74 लेकिन तो जिनेश जी जो राजेश जी कह रहे हैं, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं डिपार्टमेंट को, सर 17-18 का ऑडिट करके क्या कर लेंगे आप? हम्म। ये आप जरूर बोल सकते हैं, सर क्या फायदा आपको करके? अच्छा चलो, ये तो सर मैं ऐसे ही बोल गया, लेकिन मेरे को खाली मैं बता रहा था कि 17-18-18-19-19-20-21-21-22 तक का वो लोग चालू कर दिया है। हाँ 17-18 का तो मैटर हमारा अभी कुछ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ। ठीक है, अपना पॉइंट आपने रख दिया तो एक पॉइंट मिल गया मुझे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, और मैं बहस इस पॉइंट पे हो रहा है, आईटीसी के पॉइंट पे। 20-21 में जो है ना, वो सर्कुलर नहीं है। 183 वाला? हाँ 183 वो कवर होता है 1920 तक, नहीं नहीं, उससे को नहीं नहीं, है सर्कुलर, कैसे नहीं है? 21-22 में नहीं है सर। मैं आपको अरे एक सर्कुलर 195 मेरे ख्याल से। हाँ 36/4 जब तक था, हाँ मतलब 1 जनवरी 2022 के बाद आप वो सर्कुलर का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, लेकिन 1 जनवरी 2022 से पहले यानी कि 31 दिसंबर 2022-21 तक हम्म आप उसमें उस सर्कुलर में देखिए 17-18, 18-19 में, अब 19-20 आते हैं। 19-20 में ये आया 1 अक्टूबर 2019 से, करेक्ट? तो 1 अक्टूबर 2019 से आप ये सारा सर्कुलर का फायदा ले लीजिए कि सप्लायर ने पेमेंट किया, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। जी। इन 1 अक्टूबर 2019 से ये सर्कुलर ये कह रहा है कि आप लिख के दें कि सप्लायर ने पेमेंट किया तो हम 20% एक्स्ट्रा ही क्रेडिट आपको देने वाले हैं। सर्कुलर में ऐसा लिखा है परसेंट सर। फिर 5%, बस इतना ही है। हाँ 36 रूल सब रूल 4 ना। हाँ हाँ। सर अगर थोड़ा सा अगर जिनेश जी लड़े हैं तो ये 20% की भी कहानी नहीं लिखेंगे। एग्जैक्टली सर, वही मैंने उसके साथ बहस किया कि मुझे तो रूल 36 सब रूल 4 परमिट कर रहा है 20% और 10%, 5% का लिमिट। नहीं 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 नहीं, आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि मुझको ये 36/4 वैलिड है। कहीं हाँ। अगर 36/4 अगर वैलिड होता तो सेक्शन 16 2AA लाने की क्या जरूरत थी लेजिस्लेचर को? हाँ मतलब अगर अमाउंट ज्यादा इन्वॉल्व है तो फिर हाईकोर्ट का मैटर बनेगा। अगर आप उस केस में जो राजेश जी कह रहे हैं 36/4 को ही चैलेंज कीजिए आप। हाँ नहीं, मतलब मेरा तो अमाउंट 20% के अंदर ही है, कोई चिंता नहीं है, परमिसिबल लिमिट में ही है, परमिसिबल लिमिट में ही है। फिर तो हो ही जाएगा आपका काम। फिर मुझे बोलता है सर्टिफिकेट में मुझे लाने की जरूरत ही नहीं है, सर्कुलर बोल रहा है खाली उस पीरियड के लिए सर्टिफिकेट लाने के लिए। मैं तो अभी गवर्न हो रहा हूँ 36 रूल सब रूल 4 से। अच्छा, आप कह रहे हैं सर्टिफिकेट भी देने की जरूरत नहीं है? सर जरूरत क्या है, वो तो खुद ही सब सर्कुलर कह रहा है कि आप ले सकते हैं रूल। नहीं, सर्कुलर ये नहीं कह रहा है, सर्कुलर ये कह अब रहा सर्कुलर मेरे को है बताओ कि 19-20 में 21-22 में कहाँ सर्कुलर मुझे बता ला के बताओ कि सर्टिफिकेट लाओ। नहीं नहीं, है। 21-22 में नहीं है सर। नहीं नहीं, अब मैं फिर बता रहा हूँ 1 जनवरी 2022 से नहीं है, लेकिन उससे पहले का सब है। मैं वही बोल रहा हूँ सर, वो उसका पीरियड का ही फॉल कर रहा हूँ मैं। 31 दिसंबर 2021 तक देखिए की बात कर। वो सर्कुलर ये कह रहा है कि 20% का स्कीम तभी लागू होगा जब ये सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। 17-18-18-19-19-20 के बारे में ना। नहीं, 36/4 जब से आया तब से। सर 36/4 जो आया वो ये कह रहा था आपके पास इनवाइसेज हैं, लेकिन पोर्टल पे जो दिखाई दे रहा है उसका 20% और हम आपको देंगे, करेक्ट। ये कह रहा है। अच्छा रुकिए, मैं सर्कुलर अरे जी बराबर बोला ना मैं उनको। नहीं वो बात ठीक है, वहां लागू ही नहीं था। नहीं वो काय तो को सर्टिफिकेट दे। अरे मैं अच्छा, सर्टिफिकेट ही क्यों दूं? कौन सा सर्कुलर है वो? 183। नहीं नहीं, 183 के बाद आया था। 195 है शायद। 195 ये 193 है सर। 193। 193 हाँ अच्छा। ये रही है।
ये देखिए 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2021। मैं कह रहा हूँ 1 अक्टूबर 2019, ये कह रहे 1 अप्रैल, ठीक है। हम्म 36/4 को कोट कर दिया, हम्म 10/20/10 5 कोट कर दिया, हम्म ये देखिए मैंने, हाँ ठीक कह रहा है, 1 अप्रैल 2019 से 8 अक्टूबर 2019 तक 183 का सर्कुलर लगेगा। हम्म लेकिन 9 अक्टूबर से यहां तक, इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, ये देखिए, कंसीडर अ केस वेयर टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल एज पर 2A इज 3 लाख, whereas the amount of ITC availed in 3B by the said registered person during the corresponding tax period was 5 लाख। 3 लाख आ रहा था, आपने 5 लाख क्लेम किया, हम्म 36/4 को अप्लाई करेंगे तो आपको 3,60,000 मिलेगा, करेक्ट है। जी वो जो एक्स्ट्रा 60,000 है वो किस बेसिस पे मिलेगा, ये देखिए, ये in the above case the ITC of 140 which has been availed in excess of 360 shall not be admissible as per जी Rule 36 sub Rule 4 as applicable during the said period even if the requisite certificate is submitted by the registered person। जी। अब 1,60,000 का मुझे देना जरूरी नहीं है। 1,40 का अगर आप सर्टिफिकेट दे भी देते हैं तो नहीं दूंगा। अच्छा 60,000 का देखते हैं, हाँ। देखो आईटीसी सर जिनेश जी ये कह रहे हैं कि मैं तो 20% के दायरे में ही था, ये सर्कुलर तो वही तब लागू होगा जब 20% से एक्स्ट्रा उन्होंने क्लेम किया हो। राजेश जी, मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको। अब देखिए क्या है, 3 लाख की जगह 5 लाख ले लिया, हाँ 60,000 आपको कह रहे हैं मुझे दीजिए आप क्रेडिट, हाँ नीचे लिखा है सर, नीचे लेकिन लिखा है। 60,000 के लिए भी आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हाँ। बाकी 1,40 का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। जी 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 बराबर है, तो जो अफसर कह रहा है आपको वो ठीक कह रहा है। बराबर सर, बराबर बराबर। हाँ, अब अमाउंट ज्यादा इन्वॉल्व है, तो जो राजेश हम्म जी कह रहे हैं 36/4 को चैलेंज कर लीजिए। वो तो 16 वाला तो नहीं है मेरा पॉइंट, हाँ वो क्लियर है। मैं तो इसी बात में उसको वो बेचारा मुझे ना मुझे बोल रहा है पढ़ लीजिए दिनेश सर। जी ये सर्कुलर इसीलिए इनको लाना पड़ा क्योंकि इनको मालूम था 36(4) इज इनवैलिड विदाउट विदाउट गिवन पावर इनटू इन द सेक्शन। अच्छा जिनेश जी, आप जी ये सर। भी कर सकते हैं, 36/4 को चैलेंज मत कीजिए हाई कोर्ट में। जी आप जो जितना एक्स्ट्रा क्रेडिट आपने क्लेम किया है जी वो सबका सर्टिफिकेट दे दीजिए, ठीक है। और फिर कोर्ट मतलब अपीलेट अथॉरिटी के थ्रू जाइए। सर सर्कुलर 183 यहां पर क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा, हाँ बराबर है। ये भी आप कर सकते हैं, ये एक लाइन ऑफ एक एक्शन। अलग अलग लैंडमार्क जजमेंट हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन मेरे हाँ इतना बड़ा अमाउंट है भी नहीं, छोटा ही है, हाँ निकल ठीक है, जाएगा। मतलब अमाउंट के बेसिस पे देख लीजिए, सर अगर वो 20% के। एक बार 193 का दिखा दीजिए मुझे, वो नंबर कौन सा है? 183 के ऊपर है भैया। 193/5 2023। ओके। हाई फाइव मत देखिए, सर्कुलर एकदम लाइन से चलता है हम्म बिना अच्छा ईयर के, बिना ईयर के। अच्छा बिना ईयर के चलता है, अच्छा हाँ 193। नहीं नहीं, ये हाँ एक साथ चलेगा, 2023 2022 ऐसे ही। सर हाँ 2022 में कभी भी जो सर्कुलर पहले आ चुका वो रिपीट नहीं होता है नंबर। हाँ वो तो ठीक है, ठीक ठीक, अच्छा उस हिसाब से बिना ईयर के, ठीक हाँ बात। हाँ चलिए, और कोई इश्यू किसी का? सर एक और क्यूरी आया था ऑडिट में मेरा। सर हम्म इसमें ऐसा लिखा था वो सर्कुलर में, अप टू 8/10/2000 पीरियड लिखा था, तो उसके बाद का पीरियड जो 31 दिसंबर 2021 तक के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका मतलब। देखिए सितंबर 2019 तक आप 183 लगाइए, सर्कुलर आप पढ़िएगा ना आराम से, सर समझ। 193 में आपने देखा ना, उसमें ऐसा लिखा है कि नहीं नहीं, पीरियड। फिर अच्छा से अक्टूबर सितंबर 2019 तक 183 लगाइए, अक्टूबर 2019 से 193 लगाइए बस। 31 दिसंबर 2021 तक। हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है उसमें। ठीक है। हाँ निमेश कहो। मेरे बैलेंस शीट में ना ओल्ड कार्ड था जिसको सेल आउट किया गया, वो वैट पीरियड का था, जीएसटी पीरियड का नहीं था। बेचा गया। तो ज्वाइंट कमिश्नर है, वो बोल रहे हैं कि इस पे टैक्स क्यों नहीं दोगे तुम, सेल है ये तो। ठीक कह रहा है।
टैक्स सर लगेगा। वो तो सब तो ट्रेडिंग गुड्स है नहीं मेरा। क्या नहीं है? नहीं, तो भी देना है ना निमेश। अच्छा, ओल्ड कार है। हाँ हाँ, फर्क नहीं पड़ता, देना होगा। तो वो आज बोले आप फ्लिक्स भी खरीदो लग कल सकता है बेच सर। दो तो क्या होता। हम फिक्स एसेट में दिखाए थे सर उसको। क्या चीज? फिक्स एसेट में दिखाए थे बैलेंस शीट के। हाँ, कैपिटल गुड्स में है तो बेचोगे तो दोगे नहीं, सप्लाई है, कंसिडरेशन है। अच्छा हम्म। सर, उसमें एक था ना कि हम लोग पढ़ रहे थे कि उसमें आईटीसी लेंगे तब इनपुट जब वो बिकेगा तो उस पर टैक्स देना होगा। वो तो जब फ्री में दे रहे हो तब की बात है। अच्छा सर उसमें W2 से कम वैल्यू को सेल किया था और देयर इज नो जीएसटी। कम अगेन अरविंद जी, नॉट ऑडिबल। Less, if the value of sale value is less than WDV, return down value, then there is no नो 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 GST नो applicable. नो 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 नो, ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू यू हैव टू पे द टैक्स, जीएसटी। नहीं सर, वो सर्कुलर है, ना स्पेसिफिकली ना ना, डब्ल्यू सर्कुलर बताइए कौन सा सर्कुलर है, कौन सा सर्कुलर है बताइए। सर्कुलर नंबर आई एम नॉट अवेयर, बट आई हैव अप्लाइड इट ऑलरेडी इन मेनी केसेस. नहीं नहीं नहीं, If the if the सर ये sale जो value is less, ये जो बात कह रहे हैं ना, ये मार्जिन मार्जिन मेथड की बात कर रहे हैं, जो हम हाँ ओल्ड, हाँ, जो पुरानी चीजों को हम खरीदते बेचते हैं, यदि हम उसमें मार्जिन में अगर हमको लॉस हो रहा है तो हमको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। हाँ हाँ, ये ठीक ठीक। सब मार्जिन मेथड की बात कर रहे हैं ये। हाँ हाँ, मार्जिन मेथड डीलर ऑफ गुड्स के लिए अप्लाई होता है, गाड़ी के लिए स्पेशली आपको अप्लाई yes हो sir, सकता yes है। sir, applicable है. लेकिन जीएसटी पीरियड में ही गाड़ी खरीदी गई हो तभी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है. ओहो, मैं दिखलाता हूँ। सर, मेरे केस में वो नहीं रहेगा। नहीं आएगा। अरे यार, तुम उसका काम थोड़ी करते हो, पुराने गाड़ियों की खरीद बिक्री का। नहीं। तब तुमको देना ही देना है। ये रहा रूल 32 सब रूल 5, मार्जिन स्कीम इन सेकेंड हैंड गुड्स। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है. ओ सॉरी। देखिए, वेर ए टैक्सेबल सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय पर्सन डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, दैट इज यूज गुड्स। इसका मतलब किसके बारे में है ये? जो डीलर है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज या हम लोग हैं जो गाड़ी खरीदते बेचते नहीं है, तो ये जो मार्जिन स्कीम है सिर्फ डीलर के लिए अप्लाई होता है, बाकी किसी के लिए नहीं है। और गुड्स रीप्रोसेस्ड मतलब बैंकों के लिए ही। अब सर रीप्रोसेस जिसमें भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए सेकेंड हैंड गाड़ी मैंने खरीदा है, थोड़ी बहुत उसका डेंट वेंट की मरम्मत कर दिया, ये सब कर दिया, और उसके बाद हम बेचेंगे तो भी वो मार्जिन ही स्कीम में लागू होगा। हाँ, डीलर के लिए तो ऑब्वियसली उसी में लागू। हाँ ये तो ये वाला जो प्रोवाइडेड वाला है ये बैंकर्स के लिए है। ये देखिए। हाँ, करेक्ट 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 है। हम्म। देखिए, वेर यूज गुड्स आर सोल्ड एज स्क्रैप, मार्जिन मनी वैल्यूएशन इज नॉट एप्लीकेबल। तो आपने सेकेंड हैंड गुड्स बेचा है एज नॉट एज ए डीलर, तो मार्जिन मनी एप्लीकेबल नहीं होगा। यही अभी मैंने निमेश को भी समझाया है। हाँ हाँ। अब गाड़ियों के लिए एक स्पेशल स्कीम लेके आए वो रेट नोटिफिकेशन में है। सर सेस में भी है वो। किसमें है? सेस में भी है। अच्छा, सेस में। उसमें दो कैटेगरी दी की थी, यदि आईटीसी ली है
तो क्या होगा, और वैट का अगर गुड्स है और उस पे आईटीसी नहीं ली है तो क्या होगा। लेकिन वो दोनों टाइम 2020 तक था, वो बीत चुका है, अब वो लागू नहीं होगा, जिसमें वो हाँ 65% का कुछ मैटर था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब ये देखिए एंट्री नंबर 1, ट्रांसफर और डिस्पोजेबल ऑफ बिजनेस। मैं शेड्यूल 1 पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब विदाउट कंसिडरेशन। या परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। तो ये अगर आपने आईटीसी अवेल करके किसी एसेट को दान कर दिया है तब की कहानी है, विदाउट कंसिडरेशन। तब एंट्री नंबर 1 में आपको मार्केट वैल्यू के बेसिस पे जीएसटी देना होगा। तो इसमें हमने कई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाए थे, जहां पर आपके पास बिजनेस एसेट्स है और ये कैपिटल गुड्स नहीं लिख रहा, बिजनेस एसेट्स लिख रहा है, और आपने आईटीसी या तो अवेल किया हो या नहीं किया हो। लेकिन अगर आपने बेचा है उसको, कंसिडरेशन ऑन डिस्पोजेबल ऑफ एसेट, यस, तो जितने रुपए में बेचा है 71A लग जाएगा और उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अरविंद जी, Yes sir, yes sir, got it. गॉट इट? Yes sir. ओके। और जो अरविंद जी के लिए आज बढ़िया सेशन हो गया। हाँ, अरविंद जी ने एक चीज और बताई बताई कि रिटर्न डाउन वैल्यू में वो भी दिखला देता हूं आपको, जो सेक्शन, क्योंकि मेरे पास ये केस आया था 1 सप्ताह पहले, तो मैंने बहुत स्टडी किया था इसको, तो मुझे एक एक चीज याद है अब। सेक्शन 18, 18 में है वो। हाँ 18(6) है ना? हाँ शायद। ये रहा, GST on supply of capital goods on which ITC has been taken. In case of supply of capital goods or plant and machinery on which ITC has been taken, the registered person shall pay an amount equal to the ITC credit taken on the said capital goods or plant and machinery, reduced by such percentage points as may be prescribed, or the tax on the transaction value of such capital goods or plant machinery determined as whichever is higher. तो यहां पर आप ITC जो लिया है आपने, shall pay an amount equal to the ITC taken on the said capital goods. तो ITC taken less ITC reduced, balance tax on transaction value, इन दोनों में से जो हायर होगा वो देना होगा। लेकिन अगर प्री जीएसटी रिजीम का है तो ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। हो सकता है अरविंद जी इसके बारे में बात कर रहे हो। सर इसके बेसिस में तो टैक्स 0 हो जाएगा। क्यों? आईटीसी टेकन 17 इसमें 17(5) में आ जाएगा, तो कहाँ से मिलेगा? आईटीसी कहाँ थोड़ी देंगे। नहीं नहीं, ये हमेशा यही हायर होगा, टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। ये 17(5) में आईटीसी आपको, जैसे मान लीजिए आपने कोई अपने यूज के लिए कोई व्हीकल ले रखी है, लग्जरी व्हीकल ले रखी है, और आपने उसको फिक्स एसेट में दिखा रखा आपने, हाँ बिजनेस एसेट, हर साल आप उस पर डेप्रेसिएशन क्लेम कर रहे हैं, हाँ ठीक। करेक्ट। लेकिन जब आप उसको सोल्ड करेंगे तो वो तो पहले तो आईटीसी 17(5) में वैसे ब्लॉक है, आपको मिलनी नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप सोल्ड करेंगे हाँ तो आपको देना पड़ेगा। हाँ, और WDV बेसिस पे नहीं, ट्रांजेक्शन वैल्यू जितने में बेचेंगे उस पे। हाँ बस, WDV का मतलब ये है कि वो आपके बुक्स में उस दिन की आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है, वो वैल्यू या जो आप बेच रहे हैं वो वैल्यू, उसमें जो भी हायर होगा उस पर लागू होगा। करेक्ट। ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई इश्यू? सर एक क्वेश्चन था। मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ पूछिए पवन जी। सर जैसे DRC 01 जो आता है नोटिस, हाँ उसमें कई बार 2A और 3B के डिफरेंस के बारे में आता है कि आपकी ये है, तो सर डिपार्टमेंट ASMT 10 इशू नहीं करता, जबकि पहला पॉइंट तो ASMT 10 में आता है ना, जो भी आपकी डिस्क्रिपेंसी है वो आप ASMT 10 के थ्रू आप SSC को बताइए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बोलिए राजेश जी। नॉट मैंडेटरी। हाँ ओके। मतलब आप समझिए, इफ ही हैज रीजनेबल बिलीव इस टैक्स हैज बीन इवेडेड और टैक्स हैज नॉट बीन पेड शॉर्ट पेड, तो डायरेक्ट 73 कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो SMT 10 इशू करने के बाद ही कैन फॉर्म ए रीजनेबल बिलीव, जो हमने एक पढ़ा भी था, एक केस हमने पढ़ा था शायद। इसमें भी आपको